यस, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। ओके बेटा, सब लोग वीडियोस ऑन रखने हैं। जितने लोग ऑफ करके वापस बैठ गए हो ऐसा नहीं चलेगा, वीडियोस कंपलसरी ऑन होने चाहिए, राइट? चलो, सो स्टार्ट करते हैं फिजिकल वर्ल्ड। सो बेसिकली ये एक चैप्टर ऐसा है जो इतना कुछ यूजफुल नहीं है एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये चैप्टर कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाता, 1-2 मार्क के सिर्फ कुछ ना कुछ छोटी सी थियरी जो है वो पूछी जाती है, बाकी कुछ काम का नहीं है, राइट? पूरा चैप्टर थियरी बेस्ड है। ये क्या क्या स्कोप है फिजिक्स का, क्या क्या उसके स्ट्रीम्स है, और कौन कौन सी मेथड्स यूज होती है फिजिक्स में, ये सारे में इस चीजों का इस चैप्टर में डिस्कशन किया गया है। ओके, समझ में आ रहा है? चलो, सो डिस्कस करते हैं कि क्या है भाई फिजिक्स, क्या है, व्हाट इज यस फिजिक्स। सर। तो पहला चीज, व्हाट इज फिजिक्स, कोई बता सकता है? एनीवन? फिजिक्स क्या है उसके यस बारे में सर। बताओ। रेज यस हैंड कर दो जिसको भी सर, कुछ लॉ। बोलना हो, रेज हैंड कर दो, रेज हैंड कर दो, जिसको भी कुछ बोलना हो रेज हैंड कर लो। यस, तनिष्क बताओ क्या है फिजिक्स? सर सर, लॉ दैट एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड, इसको एक नेचर भी बोला गया है। ओके, लॉ दैट एक्सप्लेन फिजिकल द वर्ल्ड। और फिजिकल। कुछ? और कुछ सर और कुछ बताओगे नेक्स्ट? सर सर, occurrence of physical phenomena and all वगैरह। occurrence of physical phenomena। ओके, वेरी गुड। आर्यन बताओ। So ये a branch of science that that measures and is able to give prediction based on observations. प्रेडिक्शन, ओके, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ओके, ये एक चीज बताई किसी ने, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, राइट? सो प्रिडिक्शन मतलब क्या है? बेसिकली फ्यूचर प्रिडिक्शन, राइट? कि हम लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, शिवम बताओ। Sir, physics is the scientific study of natural forces. ओके, वेरी गुड। साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, ऑफ नेचुरल फिनोमेना। ओके, कर्तव्य बताओ। Sir, it is the study of nature. स्टडी ऑफ नेचर, वही बताया। और कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? Defining natural और कुछ? phenomena. डिफाइनिंग नहीं, वही हो गया स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। और कुछ? और किसी को कुछ बोलना है फिजिक्स के बारे में? फिजिक्स क्या है? सर फिजिक्स लेट सेंचुरी 15th सेंचुरी में इन्वेंट हुआ था, उसके ग्रीक वर्ड से। दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ फिजिक्स नेचर, राइट? मोक्षित बताओ। जिसको भी बोलना है रेज हैंड कर लो, रेज हैंड कर लो, तो एक एक करके मैं नाम बोलूंगा तब बोल सकते हो। मोक्षित बताओ। सर, इट इज, am I audible? यस यस, यू आर ऑडिबल, बोलो। Sir, it is a fundamental scientific discipline whose main goal is to understand how universe behaves. हाउ यूनिवर्स बिहेव, ओके, वेरी गुड। सो ये चीज हो गई। उसके बाद यस, अश्मी। सॉरी, मैं वही कह रही थी कि अंडरस्टैंडिंग हाउ द यूनिवर्स बिहेव्स, लाइक Okay, very मोशन, good. मैटर, पार्टिकल्स एंड ऑल दैट। ओके, वेरी गुड। नमन, कुछ और बोलना चाहते हो? नमन, यस नमन बोलो। नमन, नमन चौहान, क्या आवाज नहीं आ रहा नमन का? यस नमन। मनन चौहान, yes. हाँ, मनन चौहान, सॉरी। Yes, physics is a study which deals with the nature and properties of mass and power. ओके, वेरी गुड। सो बेसिकली जितने भी लोगों ने बताया सबका एक कॉमन चीज ये आई कि यूनिवर्स जो है वो किस तरह से बिहेव करता है। ओके, जैसे इस पेन को मैं छोड़ दूं तो नीचे ही गिरने वाली है, राइट? कभी ऐसा नहीं होगा कि पेन को छोड़ने पे वो ऊपर जाएगा। सो यूनिवर्स पूरा बिहेव कैसे कर रहा है उसके बारे की स्टडी है, दैट इज नोन एज फिजिक्स। और सबसे चीज बड़ी है कि फिजिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ वर्ड है, और इसका जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब होता है नेचर। सो फिजिक्स मतलब नेचर। अपने आसपास जो भी चीज है उन हर जगह पे फिजिक्स आएगा ही आएगा, राइट? कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा, तुम लोगों ने एक सॉन्ग सुना होगा शायद, जिसको जो लोग बोल रहे थे कि म्यूजिक बहुत पसंद है, फरहान अख्तर का एक सॉन्ग है रॉक ऑन मूवी का, सोचा है करके, याद है? हाँ सर, सुना।
सुना है ना? आरव बता क्या है इसके लिरिक्स? यस सर। लिरिक्स बता आरव। सुना था ही यार, झूठ मत बोल, लिरिक्स तेरे को याद ही होंगे। तू एक पियानिस्ट है और याद नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बोल चल। यार रहमान ज्यादा सुनता हूं। अच्छा ओके, किसी को तो याद होंगे, बताओ। किसी को भी याद होंगे, बताओ। अरे यार क्या सब लोग मतलब सर कौन विदाउट सा है? इंटरेस्ट स्टूडेंट्स। रॉक ऑन का जो सॉन्ग है ना, सोचा है करके। क्या किसी को याद नहीं है? वाह, बहुत पढ़ाकू बच्चा है क्या? अच्छा, कोई बोलना नहीं चाहता है, कोई बात नहीं। वो लिरिक्स तुम गूगल कर लेना। तुम नहीं बोल रहे हो तो मैं भी नहीं बोलूंगा, राइट? सो लिरिक्स गूगल कर लेना, उसका सारा आंसर जो है ना वो सब फिजिक्स देगा। पूरे लिरिक्स का जो भी आंसर है वो सारा आंसर फिजिक्स से ही मिलने वाला है, राइट? सो बेसिकली फिजिक्स हर जगह पे है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ओके, जनरली हम लोग इस फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, अपने जो फिजिक्स हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस पूरे फिजिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट इज मैक्रो फिजिक्स, सेकेंड पार्ट इज माइक्रो फिजिक्स। ओके, तो अभी ये लिखने की जरूरत नहीं है, चलेगा। किसको रनिंग नोट्स में लिखना है तो लिख सकते थे कि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ नेचर या फिर विच स्टडीज हाउ यूनिवर्स बिहेव। ओके सर आप नोट्स हाँ, कैसे बोलो। प्रोवाइड करोगे? सर आप नोट्स कैसे नोट्स बेटा हम प्रोवाइड लोग करोगे? क्लास के अंदर रनिंग नोट्स में बोलूंगा पहली चीज। हाँ ओके, कि ओके क्लास के अंदर जैसे जैसे चल रहा है तो आपको बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूँ वो सारी चीज लिख सकते हो, पहली बात। ओके, ओके दूसरी सर, चीज क्या है कि ठीक मैं है। कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो एनसीईआरटी के हाईलाइट करके सेंड करूंगा। जनरली ये चीज ओके स्टूडेंट्स को करनी चाहिए कि आप एनसीईआरटी रीड करो और उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करो। तो ये भी मैं यस कुछ सर, कुछ चीजें मैं इस तरह से भी दूंगा, ठीक है सर। राइट? ओके, यस चलो, सर, थैंक यू। तो फिजिक्स को बेटा हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, मैक्रो फिजिक्स, दूसरा है माइक्रो फिजिक्स। सो व्हाट इज मैक्रो एंड व्हाट इज माइक्रो फिजिक्स? सर मैक्रो मैक्रो फिजिक्स मतलब इज क्या? आल्सो नोन एज क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। वेरी गुड, ये वेरी जो गुड। बड़े बड़े फिजिकल फिनोमिनाज होते हैं उससे ये स्टडी डील करती है। एंड माइक्रो फिजिक्स इज क्वांटम फिजिक्स। ओके, वेरी Microscopic गुड। physics is also known as modern physics and quantum physics. मॉडर्न That राइट, also deals with small phenomena of physics. Yes, sir. इतना यस, idea है। वेरी गुड। ओके, परफेक्ट। बेटा देखो, मैक्रो मतलब, मैक्रो का बेसिक मतलब अगर तुमको याद होगा तो मैक्रो Big. जो होता है वो होती है बड़ी चीज, बिग चीज। ओके, जैसे कि मान लो सनराइज होना, सनसेट होना, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके अलावा कोई भी मशीनरी तुम देख रहे हो, फैन हो गया तुम्हारा, ओके, टीवी हो गया, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमको एक बड़ी चीज को देख के हम लोग स्टडी कर सकते हैं। दैट इज नोन एज, दैट इज कम्स अंडर मैक्रो फिजिक्स, जिसके अंदर सबसे बड़ी ब्रांच जो है मैकेनिक्स आती है। उसमें फर्स्ट ब्रांच इज मैकेनिक्स। ओके, मैकेनिक्स इज द बेसिक ऑफ फिजिक्स, बोल सकते हैं कि सबसे स्टार्टिंग में जो फिजिक्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहली चीज जो पढ़ी गई दैट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन, मोशन की स्टडी को हम मैकेनिक्स कहते हैं। इसके अंदर तुम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में जितने भी चैप्टर पढ़े वो सारे मैकेनिक्स के अंदर आते हैं। ओके, दूसरा क्या है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ लाइट। ओके, उसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। सो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? सर जो अंडर माइक्रोफिजिक्स, जो हीट एंड टेम्परेचर की बात करता है, यस सर, राइट? हीट एंड टेम्परेचर की बात करते हैं। मैकेनिक्स के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स भी आती है। ओके, इसी के अंदर का पार्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब क्या हुआ, बता सकता है कोई? फ्लूइड मैकेनिक्स क्या सर होगा? फ्लूइड में सर जैसे फ्लूइड कैसे फ्लोटेशन work वगैरह करता ये सारे फिनोमिनाज होते हैं that यस, that वेरी is गुड। also known as फ्लोटेशन, The study of फ्लूइड buoyancy, सर मैकेनिक्स, फ्लोटेशन। लिक्विड एंड फ्लोटेशन हो गैसेस। गया, बायोन्सी हो गया, लिक्विड एंड गैसेस की स्टडीज को हम फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। ओके, सो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है मैकेनिक्स का, फ्लूइड मैकेनिक्स। ऑप्टिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ओके, ये सारे माइक्रो फिजिक्स में आते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, बहुत हद तक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो कंसिडर एज माइक्रो फिजिक्स। इलेक्ट्रिसिटी माइक्रो में नहीं आएगा? नहीं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी जो है हम माइक्रो में भी स्टडी करते हैं और माइक्रो में भी करते हैं, दोनों में ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैग्नेटिज्म भी आ जाएगा,
magnetism. Okay, so this is also comes under macrophysics. इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारे, इसकी जो बेसिक फंडामेंटल है वो यहाँ से आए, मॉडर्न फिजिक्स या फिर माइक्रोफिजिक्स से भी आए हुए हैं। ओके, मॉडर्न फिजिक्स की अगर बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या आता है? सर एटम्स की फिजिक्स के बारे में, एटम्स कैसा होता है, बेसिकली क्या है? न्यूक्लियस का स्मॉल फिजिक्स होता है, पार्टिकल्स, There's न्यूक्लियर quantum फिजिक्स, mechanics. क्वांटम सर मैकेनिक्स। ओके, सो यस सर, बोलो। और हाँ, एटम्स फिजिक्स और न्यूक्लियस फिजिक्स के मतलब बारे में बताता है, दैट्स ऑल। यस, न्यूक्लियर कैसे वर्क करता है उसके ऊपर आ यस जाता सर, है। एक्सरेज, स्मॉल सर पार्टिकल्स एक्सरेज, कैसे, एक्सरेज हो गया, फोटोन हो Yes. गया। ओके, लाइट के अंदर का भी Yes. ऐसा कुछ पार्ट है फोटोन, जो हम लोग Yes. माइक्रो फिजिक्स में पढ़ेंगे। उसके अलावा Yes. अगर हम लोग बात करना चाहे तो Semiconductors. सॉरी माइक्रो के, यस, सेमीकंडक्टर्स आता है। ओके, इट इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ टुडेज वर्ल्ड, सेमीकंडक्टर्स। ओके, तुम लोग जो भी मोबाइल, लैपटॉप जो भी यूज कर रहे हो, वो सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, सेमीकंडक्टर्स। अगर ये चीज नहीं होती तो जो अब तुम लोग मोबाइल है, मेमोरी कार्ड है, चिप्स जो है, वो सारी चीज पॉसिबल नहीं होती। तो अगर हम लोग ब्रॉडली बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स, आप सबने सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एक फील्ड होता है, दूसरा फील्ड होता है इलेक्ट्रिकल। सो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफरेंस बेसिकली ये है कि इलेक्ट्रिकल की हम बात करें सो इट कम्स अंडर मैक्रो, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इट्स कम अंडर माइक्रो। आया समझ में? जैसे अपना कंप्यूटर है, लैपटॉप हो गया, उसके अलावा मोबाइल फोन हो गया, ये सारी चीजें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है और वो माइक्रो लेवल पे काम होता है उस पे। इलेक्ट्रिकल में क्या आता है? तो घर की फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गई। ओके, ये सारी किस में आती है? इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कहा जाता है। आ गया समझ में ये? गुड आउट। ओके, सो फिजिक्स के ये No. सारे पार्ट्स है, फिजिक्स को हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, गुड आउट यहाँ तक? No, आगे sir. बढ़े, No. Yes. आगे बढ़े। ओके, अब चलो फिजिक्स No, के अंदर sir. ये समझ में आ गया कि किस तरह से करते हैं। अब फिजिक्स के अंदर बेटा दो बहुत ही कॉमन प्रिंसिपल्स है, बहुत ही कॉमन प्रिंसिपल्स है जिससे हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं। वो क्या है वो देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है बोर्ड पे। ओके, कि फिजिक्स के दो कॉमन प्रिंसिपल बताओ। ओके, तो कौन कौन से दो कॉमन प्रिंसिपल्स है? उसमें सबसे पहले आता है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन इज फर्स्ट कॉमन प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। तो ये चीज लिख लेना बेटा नोटबुक में, कॉमन प्रिंसिपल्स इन फिजिक्स, फर्स्ट इज यूनिफिकेशन। ओके, कोई बता सकता है व्हाट इज यूनिफिकेशन? Yes sir, I can. यूनिफिकेशन क्या Sir, होता बोलूं? है? एक मिनट, रेज हैंड कर लो, रेज हैंड कर लो, जिसको भी बोलना है रेज हैंड कर दो। यस, तनिष्क, तुम heading क्या बहुत था? आंसर दे रहे हो, Common? रुक जाओ। हाँ, प्रिंसिपल्स, कॉमन या फिर कॉमन खराब वर्ड हो जाएगा, बेसिकली लिख सकते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। ओके, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। तो उसमें फर्स्ट है यूनिफिकेशन, दूसरा भी हम लोग लिख लेते हैं रिडक्शनिज्म, रिडक्शन। ओके, रिडक्शन भी लिख सकते हैं। अच्छा, किसी ने रेज हैंड किया हुआ है। अच्छा, रियन ने क्या मैसेज किया? एक मिनट। प्राइमरी गोल्स ऑफ फिजिक्स और ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वे क्या लिखा है रियन? समझ में नहीं आया। प्राइमरी गोल्स ऑफ फिजिक्स और ऑब्जर्वेबल नेचुरल प्रोसेस। ओके, ये पुराना तुमने मैसेज किया होगा, राइट रियन? रिडक्शनिज्म भी बोल सकते हैं, राइट, रिडक्शनिज्म। सो यूनिफिकेशन and reductionism, this is two fundamental principle of physics. okay, so raise hand किया है, एक तो तनिष्क ने किया है, परिन ने, हाँ परिन बताओ। परिन, यूनिफिकेशन मतलब प्रोसेस जिससे पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स यूनाइट मतलब पास में आते हैं। कहाँ पढ़ा हुआ बेटा तुमने ये? सर मुझे एक्चुअली मेरे एक टीचर ने बताया था, जो मुझे अभी याद आया, तो इतना ही मुझे याद है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो वो शायद केमिस्ट्री के टीचर होंगे, कुछ और बताना चाह रहे होंगे, यहाँ पे कुछ अलग मतलब है इसका। ओके, तनिष्क के अलावा और कोई है यूनिफिकेशन का मतलब बता सकता है? नहीं। ओके, तनिष्क बताओ। सर अगर हम थोड़ा बेसिक से बात करें
जैसे ये हमारे नेचर में हम लोग नेचर को ही फिजिक्स बोलते हैं। एंड सेकंड थिंग जो ये फिजिकल फिनोमेना होते हैं, ठीक है। अभी मैं एक शॉर्ट एग्जांपल लेके समझाऊं ना, जैसे 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं हम फिजिकल फिनोमेना के। एप्पल फॉलिंग, ठीक है सर, मून रिवॉल्विंग, पेंडुलम स्विंग, सर ठीक है। अब ये जितने भी फिजिकल फिनोमेनाज है, इसको हम अलग अलग लॉ से समझाएंगे तो थोड़ा हम लोग के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। तो सर इनको यूनिफाई कर दिया गया। इन ये जितने भी फिजिकल फिनोमेनाज है ना सर, इसको एक लॉ से समझाया गया, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। जितने भी टू यूनिफाई अ सिंगल लॉ to explain various physical activities is also known as unification. वेरी गुड, ओके, समझ में आ बेटा सबको। देखो क्या होता है, जैसे अगर हम सिंपल से बात करते हैं कि और बेसिक में जाते हैं कि नेचर के अंदर सबसे बढ़िया चीज जो है ना वो है पैटर्न। पैटर्न सुना होगा सब लोगों ने, राइट? पैटर्न मतलब सिमेट्री एक तरह से। ओके, सो नेचर के अंदर सबसे बड़ी चीज जो भगवान ने बनाई है दैट इज दिस पैटर्न, या फिर सिमेट्री बोल सकते हैं। कि अगर हम लोग एक एटम के अंदर देखें तो एटम के अंदर न्यूक्लियस रहता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और सेम चीज अगर मैं एक स्मॉल एटम की बात करूं तो इधर ऐसा है, और सेम चीज अगर मैं अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम के अंदर भी वही चीज देखने को मिल रही है कि सन जो है वो बीच में है और बाकी के सारे जो प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट? सो इसका मतलब ये है कि कोई बड़ी चीज उठा लो या कोई छोटी सी चीज उठा लो, सबके अंदर कुछ ना कुछ फिक्स्ड पैटर्न देखने को मिली। ओके, और इसी चीज का ऑब्जर्वेशन जो है वो हमें लाता है यूनिफिकेशन पे। मतलब यूनिफिकेशन का मतलब ये है कि हम लोग पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं सबको एक एक करके एक्सप्लेन करने जाएंगे तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। ओके, फिजिक्स बहुत बड़ा बन जाएगा। तो ऐसा नहीं करते हम लोग, क्या करते हैं, एक ऐसा लॉ ढूंढते हैं जिससे हर एक चीज को एक्सप्लेन कर पाए। समझ में आया? हम लोगों का काम क्या है, एक ऐसा लॉ ढूंढना जिससे हम हर एक चीज को एक्सप्लेन कर सके। तो फिजिक्स के अंदर सबसे पहला प्रिंसिपल है दैट इज यूनिफिकेशन। सभी फिनोमिनास को एक ही चीज से एक्सप्लेन करना। अगर आप ये अचीव कर पा रहे हो तो इसका मतलब कि भाई ये आपने नेचर ने जो किया है वही चीज को तुम भी पढ़ रहे हो, इसलिए यूनिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? कोई डाउट? यूनिफिकेशन समझ में आया? ओके, तो लिखो, नोटबुक में लिख सकते हो, लिखना चालू करो। ओके, मैं कुछ कुछ लाइंस जो है वो डायरेक्ट एज इट इज एनसीईआरटी की लिखवा लेता हूँ तुम लोगों को। ओके, सो लिखो यूनिफिकेशन में क्या होता है। यूनिफिकेशन लिखो, इन फिजिक्स we try to explain all the phenomena in physics. We try to explain all the phenomena in physics. We try to explain all the phenomena with a common principle या फिर a common law or principle. Okay, this method is called unification. Okay, in physics we try to explain all the phenomena with a common laws or principles. This method is known as unification. आ गया समझ में ये? सर ये तो पॉसिबल नहीं है ना। क्या बोल रहे हो बेटा? ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ऐसा अगर तुम ऐसा बोलोगे कि ग्रेविटेशन से सब कुछ एक्सप्लेन करो तो ये पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियस बात है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक चीज को एक ही फिनोमिना से। कुछ हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे मान लो इस पेन का गिरना, ओके, सन के अराउंड प्लैनेट्स का रिवॉल्व होना, पेंडुलम का स्विंग होना, ये सारी चीजें, या फिर टाइड्स और ये सब आना, ये सारी चीज को हम ग्रेविटेशन से लिंक कर सकते हैं। आया समझ में? जो हमारा एक फॉर्मूला था, तुमने पढ़ा होगा, F = G m1 m2/r², ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आया था। तो यूनिवर्सल लॉ मतलब चाहे कहीं पे भी चले जाओ ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा। समझ में आ रहा है? तो उस पर्टिकुलर फिनोमिना को मैं ग्रेविटेशन से ही एक्सप्लेन करूंगा, कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन नहीं ढूंढने बैठूंगा। ये कहना चाहता है यूनिफिकेशन।
आया समझ में? कर्तव्य पर सर अगर नेचर सिमेट्री नहीं होती तो यूनिफिकेशन पॉसिबल नहीं होता, तो हमको हर फिनोमिना को अलग ही तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ता है। हाँ सही कहा। देखो बेटा, हम लोगों को हर एक फिनोमिना को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करना है, ये बहुत सही बात है, राइट? मान लो कोई एक फिनोमिना है, उसको दो तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। एक तरीका ऐसा है जिसका कहीं सिमेट्री देखने को नहीं मिली, एक तरीका ऐसा है जिसकी बाकी सबसे सिमेट्री देखने को मिली। तो जो दूसरा तरीका था जिसकी सिमेट्री देखने को मिली, वो हम लोग मोर एक्यूरेट मान के चलते हैं। ये एक फिजिक्स का फंडामेंटल लॉ है। आया समझ में क्या बोलना चाहता हूँ? यस सर। ओके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई इलेक्ट्रिसिटी को तुम ग्रेविटेशन से कनेक्ट करो, दिस इज नॉट पॉसिबल, बट ग्रेविटेशनल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में सिमेट्री देखने को मिल सकती है, दैट इज पॉसिबल। आया समझ में कर्तव्य? यूनिफिकेशन क्या होता है? कोई डाउट? यस सर, समझ आया। ओके, सो ऐसा नहीं कि हर एक प्रोसेस को एक से साथ कनेक्ट किया है। ओके, ये तो जस्ट हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लिखा है। एक्चुअल डेफिनेशन जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो तुमको मैं लिखवा रहा हूँ, वो लिखो। ओके, इन फिजिक्स वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना। इन फिजिक्स, नेक्स्ट लाइन में लिखना, इन फिजिक्स वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना in terms of few concepts and laws। लिख रहे हो सब? Sir, repeat. हाँ, in physics we attempt, मैं चैट बॉक्स में लिख लेता हूँ, in physics we attempt to explain diverse physical phenomena। In physics we attempt to explain diverse physical phenomena in terms of few concepts and laws। In terms of few concepts and laws। Okay, and this is known as unification। कोई डाउट यूनिफिकेशन में? नो सर। ओके, अच्छा एक छोटी सी चीज लिखता हूँ मैं बोर्ड पे, शायद तुमने ये चीज सुना होगा। ओके, सुना हुआ ये? Yes, sir. सर ये क्या है? ये सर ये स्टीफन हॉकिंग ने लिखी थी। वो चाहते थे कि सारे फिजिकल फिनोमिनास को द थियरी ऑफ एवरीथिंग से मतलब एक्सप्लेन कर दिया जाए। एक्सप्लेन कर दिया जाए, समझ में इसके आया? लिए स्ट्रिंग थियरी भी बनी, पर वो वैलिड मतलब वैलिड नहीं रही इतनी। सर ये थर्मोडायनेमिक्स लॉ 2 है। हाँ, यस, सेकंड लॉ ऑफ वेरी गुड, परफेक्ट। थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इससे क्लोजेस्ट है। ओके, सो थियरी ऑफ एवरीथिंग क्या है? तो जो मैंने बताया कि यूनिफिकेशन जो है, जिसमें हर एक फिनोमिना को एक कॉन्सेप्ट या फिर एक रिलेटेड प्रिंसिपल से समझाया जाता है। सो स्टीफन हॉकिंग्स ने अपनी बुक लिखी थी थियरी ऑफ एवरीथिंग, इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है स्टीफन हॉकिंग्स के लाइफ पे, राइट? कि इसके अंदर समझाया जा रहा था कि हर एक चीज को मैं एक ही कॉमन थियरी से एक्सप्लेन कर दूं, ऐसा अटेम्प्ट किया गया। ओके, और सबसे क्लोजेस्ट चीज जो इसकी है थियरी ऑफ एवरीथिंग है, वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, ये सबसे क्लोजेस्ट चीज थी जो थियरी ऑफ एवरीथिंग से पहुंच पाई। मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑब्वियसली पहले आया था, ओके, बट जो ये एक्सप्लेन करना चाहते थे वो बेसिकली यही निकला, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ क्या कहता है? तो वो कहता है कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है या फिर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको रिवर्स नहीं किया जाता। जैसे कि मान लो लेट्स से हम लोग हीट करते कोई चीज को, या फिर हम लोग वर्क कर रहे हैं, वर्क से हीट क्रिएट कर सकते हैं, हाँ या ना? वर्क से मैं हीट क्रिएट कर सकता हूँ। बहुत सिंपल एग्जांपल, हाथों को मैं ऐसे करूँ तो हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, मैं ऐसा करूंगा तो हीट प्रोड्यूस हो जाएगी फ्रिक्शन की वजह से। बट अगर मान लो मैं इस मेरे हाथों के नीचे लाइटर लग के हाथों को गर्म कर रहा हूँ, तो क्या मेरे हाथ अपने आप ऐसे मूव होने लगेंगे? नहीं होंगे ना, ऑब्वियस बात है। मतलब क्या हुआ कि वर्क से हम लोग हीट जनरेट करना बहुत ही कॉमन चीज है, बट हीट से वर्क, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ये कॉमन रिएक्शन नहीं है।
तो इसके अंदर बेटा ये एक्सप्लेन किया जाता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कि कोई चीज वन डायरेक्शन में होगी या रिवर्सिबल भी पॉसिबल है, ये समझाया जाता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। आया समझ में? ओके, क्या होता है लॉ वो सब बाद में देखेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? पहली चीज समझ में आ गई? नो सर। ओके चलो आगे देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा यूनिफिकेशन, सेकंड लिखो रिडक्शनिज्म। ओके, रिडक्शनिज्म बहुत ही सिंपल चीज है और हर एक जगह पे हम लोग ये करते ही करते हैं, हमको पता भी नहीं होता फिर भी हम लोग यही चीज करते हैं। ओके, रिडक्शनिज्म क्या है? अगर मान लो मैं तुमको एक सर बहुत ये ही एक मिनट में बता देता हूँ। अगर मान लो मैं तुमको बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे दूं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे दूं, तुम क्या करोगे? उसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? तो पहले हम उसको स्प्लिट करेंगे उसको पार्ट्स। उसको पार्ट्स स्प्लिट में ब्रेक करेंगे, करने की पार्ट्स कोशिश पार्ट्स में हम करेंगे। लोग ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, जैसे तुम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था लास्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्किट को सीरीज एंड पैरेलल में कनेक्ट किया जाता था। ओके, और एक बड़ी सी सर्किट थी तो उसको हम लोग चेक करते थे कौन दो सीरीज में है, जो दो सीरीज में उसको पहले सॉल्व करते थे, उसके बाद जो दो पैरेलल में उसको सॉल्व करते थे। तो बेसिकली क्या करते हैं, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हमारे सामने आती है तो उसको हम लोग सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके, और फिर एक एक पार्ट्स को सॉल्व करते थे जिससे हमें बाकी सारी चीज पता चल जाती थी। ओके, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। तो रिडक्शनिज्म वही चीज है। रिडक्शनिज्म का मतलब ये है कि कोई भी चीज को हम लोग इंडिविजुअल पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, उस चीज को हम रिडक्शनिज्म कहते हैं। ये फिजिक्स का ही नहीं बल्कि हर एक कोई भी चीज लर्न करने का रिडक्शनिज्म एक मेथड है। आ गया समझ में? यस सर। कोई डाउट रिडक्शनिज्म में? नो सर। ओके, कोई डाउट? चलो लिखो रिडक्शनिज्म में लिखो any complex system any complex system can be explained any complex system can be explained in properties and interaction. Any complex system can be explained by studying property and interaction between their individual constituents. क्या बेटा मैंने चैट बॉक्स में any complex system can be explained by studying properties and interaction between their individual constituents. Okay, this approach is known as reductionism. This approach is known as reductionism. Okay, कोई डाउट? नो सर। ओके चलो उसके बाद आगे देखते हैं। तो उसके बाद जो बेटा हम लोग एनसीईआरटी लेवल को हम लोग फॉलो करें तो इसके बाद ये दो चीज फंडामेंटल हो गई। उसके बाद आता है कि भाई स्कोप क्या है फिजिक्स का, फिजिक्स हम कितना पढ़ सकते हैं। सो स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, राइट, कि फिजिक्स में क्या क्या चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका स्कोप कितना है, कितना पढ़ सकते हैं, मैकेनिक्स में क्या और भी स्टडी पॉसिबल है। ओके, ये सब चीज है। तो स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो सबसे पहले फिजिक्स के जितने भी पार्ट्स है वो सारे इसके अंडर आते हैं, स्कोप्स एंड एक्साइटमेंट। मतलब फिजिक्स को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते थे, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया ना, ऑप्टिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, उसके अलावा तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ओके, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया। ये सारी चीज क्या है, स्कोप ऑफ फिजिक्स। इन सारी चीजों में आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो जा सकते हो। एक क्वेश्चन पूछना था कि ये सारे जिसने भी Yes, yes, फिजिक्स sure. में आपने समझा कि क्या क्या
पढ़ सकते हैं। तो इन मैक्रो और माइक्रो दोनों फिजिक्स में हम टाइम के बारे में कहाँ सबसे ज्यादा पढ़ सकते हैं? टाइम के बारे में मतलब जैसे हम लोग मैक्रो के अंदर बेटा टाइम के बारे में नहीं पढ़ते हैं। मैक्रो के अंदर टाइम को हम एज अ क्वांटिटी मान के चलते हैं। मैक्रो एंड माइक्रो दोनों के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि टाइम इज अ सर क्वांटिटी। ये कैसे होगा, मतलब कैसे टाइम के बारे में सर पढ़ाई जो होती है, हाँ क्वांटिटी मतलब क्या आता है बेटा? क्वांटिटी मतलब ऐसी चीज है जिसको मैं मेजर कर सकूं। तो सिंपली हम लोग टाइम को एक ऐसी चीज मानते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ओके, टाइम की डेफिनेशन है या फिर टाइम का जो भी रिलेशन है वो सारी चीज आपको आगे चल के आता है ग्रेविटेशन में। ओके, और यही सारी चीज फिर स्ट्रिंग थियरी, टाइम डायलेशन, इन सब में आता है। एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत ज्यादा टाइम के ऊपर पढ़ा जाता है। ओके, Yes, sir. नचिकेत समझ में आया? ओके, सो हम लोग जो क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं उसके अंदर टाइम को एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी मान के चलते हैं। ओके, बट हम जब ग्रेविटेशन में जाएंगे या फिर हम लोग एस्ट्रोफिजिक्स की बात करेंगे तो वहां पे हम टाइम को एज अ डायमेंशन लेके पढ़ सकते हैं। ओके, टाइम को एज अ फोर्थ डायमेंशन भी कहा जाता है। चलो समझ में आ गया यहाँ तक? आगे करें। सो स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के अंदर तो ये है कि इतने सारे फिजिक्स के पार्ट्स है जिसके ऊपर हम लोग सोच सकते हैं, जिसके ऊपर हम स्टडीज कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि इसका जो स्कोप है बहुत ही वास्ट है, बिकॉज हम फिजिक्स के अंदर, माइक्रो फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर तक पढ़ लेते हैं जिसका जो डायमेंशन है वो 10⁻⁻15 मीटर जितना है। मतलब ये इतना छोटी चीज भी हम पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग एस्ट्रोफिजिक्स की बात करें जिसके अंदर हम लोग 10⁻22 इतने तो सिर्फ स्टार्स होते हैं, सॉरी इतनी तो सिर्फ गैलेक्सी होती है, एक गैलेक्सी में इतने तो जो स्टार्स होते हैं, और ऐसी और गैलेक्सीज भी है। तो अगर हम स्कोप की बात करें तो बहुत स्मॉल चीज से लेके बहुत बड़ी चीजें, हर एक चीज हम लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। कोई डाउट इसमें? ओके, ये सारी चीज ऐसी है कि एक बार तुम एनसीईआरटी रीड करोगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें दे रखी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट फिजिक्स क्या है वो समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट? हटाए आगे बढ़े। ओके, चलो सो दूसरी बात, अब बात करते हैं कि फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी में क्या, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनरली तुमने सुना होगा। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिफरेंस क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिफरेंस कोई बता सकता है? रेज योर हैंड, जिसको भी बताना है रेज हैंड करो। तनिष्क के अलावा बेटा सब लोग को पार्टिसिपेट करना है, बैठना नहीं है आराम से क्लास में। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी और साइंस में डिफरेंस क्या है? ओके, 5 लोगों ने रेज हैंड किए हैं। 1 मिनट, शिवम बताओ। Sir, science is a study of everything and a study of, I mean, science is a study and technology are the object made from the scientific laws. ओके, वेरी गुड, परफेक्ट, समझ में आया। फिजिक्स जो है वो एक तरह से सिर्फ नॉलेज है। ओके, और टेक्नोलॉजी है वो उस नॉलेज को हम किस तरह से यूज करके, हाँ एक तरह से बोल सकते हैं कि इट इज अप्लाइड एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, कि हम लोग फिजिक्स जो यूज कर रहे हैं उसका एप्लीकेशन कैसा करे ताकि एज अ होल पूरे वर्ल्ड को कुछ ना कुछ हेल्पफुल या फिर कुछ बेनिफिट मिला है। ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। और सबसे बड़ी चीज, जैसे तुम लोगों ने सबने सुना होगा, अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी, रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और ये सब, तो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो हुई जिसकी वजह से एक इंडस्ट्रियल पूरा एज स्टार्ट हुआ, वो क्या था? कोई बता सकता है? ऐसी कौन सी चीज थी जिससे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ? एनीवन? सर मशीनरीज इन्वेंट हुई तो चीप इंडस्ट्रियलाइज्ड गुड्स बनने लगा इजीली। The demand for फैक्ट्री सेटअप new and developed technology. किसी चीज की वेरी गुड, पर सबसे मेन चीज ऐसी कौन सी थी जिससे इंडस्ट्री डेवलप होना स्टार्ट हुई? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। The weapons, नो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, वो तो बहुत बाद में आई। सर मशीन्स ही ना। मशीन्स तो थी, पर उसमें और थोड़ा जो एग्जैक्ट वर्ड थे, जो पर्टिकुलर जो मशीन से बहुत बूस्ट मिला टेक्नोलॉजी को, वो कौन सी मशीन? स्टीम इंजन। स्टीम इंजन, स्टीम इंजन, वेरी गुड। ओके, तो स्टीम इंजन एक हम लोग बोल सकते हैं
कि स्टीम इंजन एक ऐसी चीज थी जिससे पूरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। ओके, इससे पहले के अगर उसमें जाओगे तो इससे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ऐसी कौन सी थी जिससे एज अ ह्यूमैनिटी हम लोग बहुत ईयर्स आगे चले गए? ऐसी कौन सी डिस्कवरी थी स्टीम बहुत पहले की अगर बात करें तो कौन कौन सी ऐसी डिस्कवरीज हुई जिसने पूरा ह्यूमैनिटीज को चेंज कर दिया? बता सकता है कोई? सर आई थिंक ग्रेविटेशन। डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी। नो नो नो, वो तो बहुत बात की, मैं तो उससे पहले के सोचने की बात कर रहा हूँ। डिस्कवरी बल्ब ऑफ नहीं, डिस्कवरी ऑफ व्हील्स, वेरी गुड। ओके, व्हील, डिस्कवरी ऑफ व्हील्स जो है वो एक मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ज्यादा हम लोगों को बेनिफिट हुआ ह्यूमन रेस को और ज्यादा आगे बढ़ने में। और उससे पहले कौन सी ऐसी डिस्कवरी थी जो ह्यूमन रिवॉल्यूशन का एक फायर, वेरी गुड, डिस्कवरी ऑफ फायर, राइट। सो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिससे हमारी जो टेक्नोलॉजी है या फिर हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा ईयर्स आगे बढ़ गई एक डिस्कवरी से, राइट। सो कोई एक छोटी सी भी जो डिस्कवरी होती है उससे ह्यूमन काइंड को बहुत बेनिफिट मिलता है, राइट। सो स्टीम इंजन की हम बात करेंगे, ये तो बहुत बात की बात होगी। स्टीम इंजन एक सबसे बड़ा रिवॉल्यूशनाइज्ड आइडिया था, ओके। और उसके बाद अभी जो मैं बोल सकता हूँ कि कौन सी डिस्कवरी ऐसी है जिससे और ज्यादा हम लोग आगे चले गए टेक्नोलॉजिकली, और कोई स्टीम इंजन के बाद? कंप्यूटर से, कंप्यूटर्स वो तो बहुत बाद है बेटा, अभी वो चेक करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से कम्युनिकेशन डेवलप हुआ। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से कम्युनिकेशन, रेडियो वेव्स, सेमीकंडक्टर, चिपसेट, ओके। ये सारी चीजें ऐसी है जिसका यूज करके हम लोग अभी अपना मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं। अगर ये डिस्कवरी नहीं होती, चिप्स नहीं होता, सेमीकंडक्टर नहीं होता, तो हम लोग अभी ऑनलाइन अभी ये जूम सेशन चल नहीं रहा होता, ओके। पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। तो इलेक्ट्रिसिटी, हाँ वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज थी, बट उससे और 10 टाइम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि उस इलेक्ट्रिसिटी से जब ये डेवलप होना स्टार्ट हुआ, ओके, तब हम लोग ह्यूमन रेस को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुए। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये दोनों ऐसी चीज है, या फिर फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो इंटर रिलेटेड है, ओके। किसी ने स्टीम इंजन बनाया तो पता चला कि इसके यूजेस तो और बहुत ज्यादा है। किसी ने चिप्स बनाई तो जब सेमीकंडक्टर कोई पढ़ रहा होता तब उसको पता नहीं था कि मैं इसका यूज इस तरह से करूंगा। पर एक बार कोई चीज आ जाती है तो उसके यूजेस किस तरह से कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते रहते हैं। आया समझ में? कोई डाउट इसमें? ओके, चलो अब इसके अंदर बेटा तुम लोग अपनी एनसीईआरटी ओपन करके रखोगे तो उसमें मेन चीजें लिखी हुई, देखो पेज नंबर ओपन करो 20। सर बुक अवेलेबल नहीं है सर। बुक नहीं है अवेलेबल? ओके, कोई बात नहीं, रुक जाओ, कौन सा मैं पेज स्क्रीन नंबर? शेयर करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, रुक जाओ। तो पीडीएफ डाउनलोड किया तो चलेगा? हाँ, पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो चलेगा, या फिर मैं इस तरह की जो मेरी है वो मैं तुमको सेंड कर दूंगा, ओके। देख सकते हो ये तुम, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी दी है जिसको फिजिक्स के रिलेटेड आप सिर्फ इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ये सारी चीजें दी हुई है, ओके। जिसमें सबसे पहले ये आप देख सकते हो कि ये जो टेबल है जिसके अंदर एक साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, उसके बाजू में उसका मेजर कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, और उसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखी हुई है। मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने मिलके कोई भी एक चीज डेवलप हो रही है उसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, और उसकी वजह से हम लोग आज जी रहे हैं अच्छी तरह से, राइट। जैसे आर्किमिडीज, प्रिंसिपल ऑफ बॉयंसी, प्रिंसिपल ऑफ लीवर, ओके, गैलीलियो गैलीली, लॉ ऑफ इनर्शिया, ओके, आइजैक न्यूटन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, राइट। सो ये एक तरह से तुम सिर्फ देखना चाहते हो तो देख सकते हो कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स रही टू डेवलप फिजिक्स, ओके, एज वेल एज टू डेवलप ह्यूमन रेस। उसके साथ साथ तुम देख सकते हो, अब आगे बढ़ते हैं तो ये समझ में आ रहा है, एक बार अगर एनसीईआरटी की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करो तो ये सब चीज एक बार सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए रीड कर सकते हो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर अब आते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट। अच्छा बेटा, क्लास कितने बजे तक का है? 12:30। कितना टाइम हुआ अभी? Sir, still we have 12:05. ओके, चलो 15 मिनट। ओके 15 मिनट। चलो फंडामेंटल फोर्स, ओके। अब मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, अभी तक जो डिस्कस कर रहे थे उसमें सिर्फ रिडक्शनिज्म एंड यूनिफिकेशन वो एक ऐसी चीज थी जो तुमको एग्जाम में आ सकती है,
ओके, बाकी सारी चीज इंटरेस्ट के लिए पढ़ना है। ये है जो एग्जाम में आ सकता है। ओके, इसलिए इस पे ज्यादा डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल फोर्सेस। तो बेटा मैक्रो एंड माइक्रो, जैसे हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, तो मैक्रो एंड माइक्रो लेवल पे बहुत सारे फोर्सेस अवेलेबल होते हैं, राइट। जैसे मैक्रो लेवल की हम बात करें, कौन कौन से फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से फोर्सेस पढ़े हुए हमने वो बताओ। लास्ट ईयर पढ़े थे, 8th में पढ़े थे, ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। ग्रेविटेशनल, उसके अलावा फ्रिक्शन, उसके बाद हम लोगों ने अगर मैग्नेटिक फोर्स या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं बेटा, हम फोर्स की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल फोर्स शायद सुना होगा, मस्कुलर फोर्स सुना होगा, टेंशन फोर्स सुना होगा। ओके, रस्सी के अंदर जो डेवलप होता है दैट इज टेंशन फोर्स। ओके, बायंड फोर्स, ओके, बुयांसी जो सुना हुआ है, राइट। तो ये बहुत सारे फोर्सेस है। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल वो फोर्सेस नहीं होते हैं, वो फोर्सेस के टाइप्स होते हैं, राइट। तो उसको हम लोग अभी रहते हैं। तो ये सारे फोर्सेस है जो मैक्रो लेवल के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कहा जाता है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, राइट। सो ये फोर्सेस में ये फोर्स और ये फोर्स, इन दोनों फोर्स को हम लोग फंडामेंटल फोर्स कहा जाता है। ओके, बाकी के जो फोर्स लिखे हैं ये वाले, फ्रिक्शन है, नॉर्मल है, मस्कुलर है, टेंशन है, ये सारे डिराइव्ड फोर्स होते हैं। इन सबको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड फोर्सेस, राइट। सो ये अपने काम के नहीं है, बट ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये फोर्स ऐसे है जो नेचर ने डेवलप किए हुए, नेचर के थ्रू आए हुए हैं, और ये फोर्सेस जो है उसको हम लोग फंडामेंटल फोर्सेस कहते हैं। कोई डाउट? ओके, अब इसको फंडामेंटल इसलिए कहा गया, एक तरह से ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये फोर्स और ये फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके अंदर भी यूनिफिकेशन देखने को मिल रहा है। ओके, अगर तुम लोग 9th में पढ़े होंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स में एक चीज कॉमन होती थी, फॉर्मूला क्या था ग्रेविटेशनल फॉर्मूला? F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, दिस इज फोर्स फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ये था। ओके, दूसरी चीज, ये किसकी वजह से लगता है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर था मास। कोई ऑब्जेक्ट के पास मास है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है। ओके, सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसकी वजह से लगता है? चार्ज की वजह से लगता है। इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग सकता है। इसका जो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, कुछ ना कुछ देख रहे हो तुम, सिमेट्री देखने को मिल रही है। ओके, सिमेट्री देखने को मिल रही है दोनों में। यस सर, राइट। सो ये यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ कि यूनिफिकेशन का वर्क हो रहा है, इधर भी यूनिफिकेशन जैसा कुछ चीज देखने को मिल रही है। Q1 Q2 मतलब चार्ज है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ओके, इन चीजों को हम फील्ड फोर्स भी कहते हैं। ये दोनों फोर्सेस को और क्या कहते हैं? इन दोनों फोर्सेस को क्या कहते हैं? फील्ड फोर्स कहते हैं। फील्ड फोर्स का मतलब, फील्ड फोर्स का मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हाँ, जो नॉन कॉन्टैक्ट होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट होते हैं, और एक पर्टिकुलर उसका फील्ड होता है, उस फील्ड में अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो वो फोर्स लगा सकता है। आया समझ में? यस एनी डाउट? ओके, सो फंडामेंटल फोर्स हेडिंग डाल दिया सबने? फंडामेंटल फोर्स हेडिंग डाल दिया है, उसमें लिखो पहला ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, फंडामेंटल फोर्स में अब नोट्स में लिखवा रहा हूँ छोटी छोटी, लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स। सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल रहे हो ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक, यस यस, वही होता है। तो वो माइक्रो में नहीं आएगा? माइक्रो में नहीं आता बेटा। वो चार्ज जो है, हम लोग मतलब ऐसा नहीं सोच रहे कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगाता है वो मेजर कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि वो माइक्रो में आ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब ऐसे फोर्स, हाँ, तो वो क्वांटम फिजिक्स में आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जब मैं बात करता हूँ तो ऐसा मानता हूँ कि ये मार्कर है, इसके पास कुछ चार्ज है, ये दूसरी मार्कर है, इसके पास कुछ 10 कूलम का चार्ज है, इसके पास कुछ 20 कूलम का चार्ज है। ये दोनों मार्कर एक दूसरे पे क्या फोर्स लगाती है, तो वो माइक्रो में आएगा। जैसे तुमने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक ड्राई स्केल लेना और ड्राई हेड से रब करना है और फिर पेपर बीट्स को अट्रैक्ट करना। छोटे बच्चे से तब किया होगा,
राइट। सर जैसे कि अभी फोर्स लगता था वो सर चार्ज पे लगता था, सो इट इज अ माइक्रो नॉट माइक्रो। हाँ बोलो बेटा। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे ये मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स है, ठीक है सर, ये जो दोनों है इसमें एक एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है और एक ऐसा कंसेप्ट क्रिएट हो रहा है यूनिफिकेशन और रिडक्शन का, ठीक है सर। तो बोलो। ऐसा हो सकता है ना, मतलब कि जैसे कि अभी ये माइक्रोस्कोपिक में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह सब पढ़ रहे हैं सर, और वो क्या बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स की स्टडीज, तो फिर सर उसको वो कोरिलेट हो रहे हैं शायद यूनिफिकेशन और रिडक्शन के। तो सर ये सही है कि मतलब होता है समझ ऐसा में नहीं आया नॉर्मली? तुम क्या। नहीं अच्छा, हाँ ये चीज बहुत ही डिफरेंट है। मैक्रो और माइक्रो इन दोनों में यूनिफिकेशन जनरली नहीं होता है। ओके मतलब मैक्रो के अंदर जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है, तुम लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ पढ़ा हुआ है, वो न्यूटन्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ अगर तुम माइक्रो में अप्लाई करने जाओगे तो वो गलत हो जाएगा। ओके तो माइक्रो लेवल पे कुछ अलग तरह से बिहेव होता है, माइक्रो लेवल पे कुछ अलग तरह से बिहेव होता है। तो हाँ सर तो वही इन दोनों में क्वेश्चन। यूनिफिकेशन ओके नहीं हो सकता। ओके इन दोनों में यूनिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, राइट। इसीलिए इसको मॉडर्न फिजिक्स कहा गया और बाकी सबको क्लासिकल फिजिक्स कहा गया। ओके चलो, सो ग्रेविटेशन की बात कर रहे थे, सो लिखो ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशन फोर्स में लिखो gravitation force acts due to mass of any object, कि कोई भी ऑब्जेक्ट के पास मास है उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ओके सो ग्रेविटेशनल फोर्स acts due to mass of any object, it follows या फिर दूसरा पॉइंट ये लिखना, इट इज वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। ओके सबसे वीक फोर्स है यूनिवर्स का ग्रेविटेशन फोर्स, बहुत ही वीक फोर्स है, बट इसी वीक फोर्स की वजह से पूरा यूनिवर्स चल रहा है। ओके वीकेस्ट फोर्स क्यों कहा गया, कोई बता सकता है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है व्हाई इट इज वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स? Because there are so many forces which have a high intensity. क्योंकि सर ये हाईली डिपेंडेंट है मास के ऊपर, तो उससे वीक क्यों इसको वीक क्यों कहा गया, ये पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं। सर जो ग्रेविटेशनल क्योंकि सर अगर कांस्टेंट है उसकी कोई- वैल्यू बहुत छोटी है। तो अरे ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ, वीक क्यों अगर कहा गया? किसी भी ऑब्जेक्ट लोगे, अगर उसकी मास ज्यादा है तभी ग्रेविटेशन क्या बोलते हैं इफेक्ट में दिखता है। अगर बहुत Yes, छोटा very मास good. है तो फिर इफेक्ट में कुछ नहीं पता चलता उसमें। ओके बल्कि देखो बाकी जैसे forces- अगर मान लो, हाँ सही कहा, जैसे इसको मैं इधर से नीचे छोड़ रहा हूँ, मार्कर को ऐसे मैं नीचे फेंक रहा हूँ, सो लेट्स से मार्कर का वजन है 100 ग्राम 0.1 kg, तो उस पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 1 न्यूटन, हाँ या ना? mg तुमने पढ़ा हुआ होगा। तो इस मार्कर पे 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है? इसको छोड़ने पे 1 न्यूटन का फोर्स कौन लगा रहा है? ग्रेविटी और ग्रेविटी, राइट, अर्थ लगा रहा है। तो बेटा ये 1 न्यूटन फोर्स डेवलप करने के लिए कितना बड़ा अर्थ की रिक्वायरमेंट है, ये समझ में आ रहा है? Yes, ओके इतना बड़ा मास है तब इस छोटी सी पेन पे 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ओके अगर अर्थ की साइज छोटी होती तो इस पे 1 न्यूटन फोर्स नहीं लगता, कुछ और फोर्स, बहुत कम फोर्स लगता। ओके अर्थ की साइज छोटी होके मान लो मार्कर जितनी हो गई, तो 2 मार्कर एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, वो तो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। तो 1 न्यूटन फोर्स लगाने के लिए आई रिक्वायर्ड अ बिग अमाउंट ऑफ मास, बहुत बड़ा मास चाहिए, तब मैं इस चीज पे 1 न्यूटन फोर्स ही लगा सकता हूँ। तो इसलिए इसको वीकेस्ट फोर्स कहा गया। कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके चलो आगे देखते हैं। इट इज वीकेस्ट फोर्स ऑफ इन द यूनिवर्स। दूसरी चीज लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू G m1 m2 by r स्क्वायर। फॉर्मूला लिख लो G m1 m2 by r स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? हाँ बोलो। सर इट इज वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स का अगर हमें एक्सप्लेनेशन लिखना है तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि इट इज द वीकेस्ट फोर्स बिकॉज अ वेरी लार्ज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेरी लार्ज मास इज रिक्वायर्ड टू एक्सर्ट अ स्मॉल फोर्स। यस लिख सकता है, ऐसा सही कहा। ओके
यस बेटा, बाकी लोग वीडियो ऑन नहीं कर रहे, वीडियो ऑन रखा करो सब लोग। ओके, दूसरी चीज, अच्छा और चीज मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बट अगर ग्रेविटेशन फोर्स के नोट्स में तुम्हें पूछा जाए तो और क्या ऐड कर सकते हैं बताओ। और मैं लिखवा नहीं रहा हूँ बट बोल सकते हो तुम, बहुत सिंपल है इसलिए लिखवा नहीं रहा हूँ। क्या लिख सकते हैं इसमें और आगे? सर ये लॉन्ग इसकी वजह रेंज से फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स है, पहली चीज लिख लो, ये पॉइंट लिख लो, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। It is always attractive force, not It repulsive. is always attractive, yes, very good. Long range force. It It will acts on always, huge masses. it will It always is Always always, center of the center पे push मतलब yes, attract करेगा. And it is not attractive affected in by nature. any object in between or any Yes, band. ये भी लिख सकते हैं, वेरी गुड। ये सब चीज तुमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है, राइट? सो ये लिख लिया, ग्रेविटेशन फोर्स के ये पॉइंट्स भी लिख लेना। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, मतलब यहाँ से सन तक भी ग्रेविटेशन फोर्स लग सकता है। दूसरा, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, हमेशा ग्रेविटेशन से हम अट्रैक्शन कर सकते हैं, कभी रिपल्शन नहीं करेंगे। ओके, कभी रिपल्शन पॉसिबल नहीं है। तीसरा लिखो, इट डजंट डिपेंड on medium between two objects। दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेविटेशन फोर्स फिर भी लगेगा। ओके, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, राइट? और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पूरा यूनिवर्स वर्क कर रहा है। हाँ, नहीं सर, हो गया। ओके चलो, सो लिख लिए ये सारे पॉइंट्स लिख लिए? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक फंडामेंटल फोर्स हमने देखा, दूसरा फंडामेंटल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसकी वजह से लगता है? चार्जेस। पहली लाइन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ड्यू टू चार्जेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसकी वजह से लगता है। so चार्जेस ड्यू ऑफ टू एनी ऑब्जेक्ट, अपोजिट। क्या? सर ड्यू टू अपोजिट Opposite- चार्ज ऑन। नहीं बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है, सेम चार्ज भी लग सकता है ना, लाइक चार्जेस भी कर सकता है। हाँ सर, हाँ सही बोला। ओके, सो वो लिखना गलत हो जाएगा। फॉर्मूला लिख लो उसके बाद, क्या है इसका फॉर्मूला? K1Q2/r²। हाँ बोलो। सर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट और एक चार्ज ऑब्जेक्ट पे भी लग सकता है ना? हाँ, उस पर भी फोर्स लग सकता है। तो सर उसमें जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का जो चार्ज होगा वो क्या रखेगा? हाँ, अब देखो वो चीज करने के लिए हम लोग ये नहीं अप्लाई करेंगे, ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते उसमें। ओके, वो तुम 12th में पढ़ोगे कि एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट किस तरह से अट्रैक्ट होता है, कितने फोर्स से अट्रैक्ट होता है, वो तुम इंडक्शन पढ़ा होगा ना थोड़ा बहुत 8th स्टैंडर्ड में। यस सर। उसके थ्रू होता है। ओके, और उसकी स्ट्रेंथ के थ्रू होता है। तो ये लिख लो, लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं लिख सकते इसको। ओके, रिलेटिवली इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। ओके, it is a short range force. It is attractive as well as repulsive in nature. It is attractive and repulsive in nature. समझ में आ रहा है सबको बेटा? अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव मतलब अट्रैक्ट करना और दूर दूर भी फोर्स लग सकता है। ओके, इट डजंट डिपेंड मीडियम बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। क्या ये सही है? नहीं सर, फॉल्स है। वो डिपेंड करता है। फॉल्स है। इट डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो ये लिख लो, इतने पॉइंट्स लिख लिया? ओके, ओके सर। सो ग्रेविटेशनल फोर्स से ये बहुत ही ज्यादा फोर्स है। ओके, ग्रेविटेशन तो बहुत वीक है, उससे तो ये बहुत ज्यादा है। हाँ बोलो बेटा। सर ये जैसे फंडामेंटल फोर्सेस आपने बोला कि वो नेचर में है, मतलब नेचर के खुद के फोर्स है, तो सर तो फ्रिक्शन भी खुद का ही फोर्स है ना नेचर का, वो थोड़ी है? नहीं, फ्रिक्शन जो है वो एक टाइप का कैसा फोर्स है
कि कांटेक्ट की वजह से फोर्स लग रहा है। जैसे मैं तुमको थप्पड़ लगा रहा हूँ, ये कौन सा फोर्स है? ये मस्कुलर फोर्स है। ओके, उसको हम नेचर में कोई लेना देना नहीं है, वो तो दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं इसलिए फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स में नेचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सिमिलरली फ्रिक्शन फोर्स, वो भी क्या हो रहा है? दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट के बीच में हो रहा है। तो सारे वो जो डिपेंड कांटेक्ट फोर्स करता होता है, है, वो डिपेंड करता है डिपेंड दूसरे करता है कि फोर्स के ऊपर। कांटेक्ट क्या है। यस, तो Sir, ऐसे depend सारे वो जो तो है, वो ग्रेविटेशन भी तो तभी लग रहा है ना कि जब वो फील्ड के अंदर है, तो भी उसमें नेचर कहाँ आ रही है? नहीं, खुद का भी बेटा फील्ड होता है ना। जैसे ये मार्कर है, उसका एक खुद का फील्ड होता है, दूसरा मार्कर है, उसका एक खुद का फील्ड होता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपना अपना फील्ड होता है। ओके, आ रहा है समझ में? और वो जो है उसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो फोर्स क्यों लग रहा है। जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि अर्थ हमको नीचे क्यों खींच रहा है, उसका क्या रीजन है? उसका कोई लॉजिक नहीं है तुम्हारे पास। तुम बोलोगे उसके पास मास है। तो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी की वजह से कुछ फोर्स लग रहा है, उसको फंडामेंटल फोर्स कहते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज, 10th में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी कुछ फोर्स लगा रही है, उसको हमने फंडामेंटल फोर्स कह दिया। आ रहा है समझ तो में? मतलब फंडामेंटल फोर्सेस वो होते हैं जिनको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि वो एक्सप्लेन क्यों बहुत होते हैं। अच्छी तरह से, यस, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन मैं सर नहीं कर पाता कि वो अगर क्यों हम होते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला में जो हाँ। आर है उसकी वैल्यू में हम उसकी रेंज से ज्यादा वैल्यू डालेंगे तो ऑलमोस्ट जीरो आएगा। हाँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये आर को इन्फिनिटी कर दो तो Sir. जीरो आ सकता है, ऑलमोस्ट जीरो। हाँ बोलो। Sir, how can it be a zero? It can be damn negligible. एग्जैक्ट जीरो कभी नहीं होगा। यस, एग्जैक्ट जीरो कभी भी नहीं होगा। ओके, इसलिए इसको लॉन्ग रेंज फोर्स कहा गया। चलो समझ में आ गया ये सब, हटा दूं? यस सर। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक समझ में आ गया? यस सर। चलो लिख लिया था ये भी, आगे लिखते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं दो फोर्सेस के बारे में और बात करेंगे। ओके, जो भी फंडामेंटल फोर्स के अंडर आते हैं। ओके, बट ये माइक्रो में आएंगे, मैक्रो में नहीं आएंगे, माइक्रो में आएंगे, माइक्रो लेवल पे आते हैं। कौन कौन से है? तो इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। पहला है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, वीक न्यूक्लियर फोर्स, और दूसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को हम एक्सप्लेन ज्यादा कर सकते हैं अच्छी तरह से। वीक न्यूक्लियर फोर्स जनरली हम डिस्कस नहीं करते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? तो बेटा एक कोई स्ट्रेंज फोर्स लग रहा है जो न्यूक्लियस को बाइंड करके रखता है। समझ में आ रहा है? न्यूक्लियस है, उसमें क्या है? मान लो कोई हाइड्रोजन या फिर कोई क्लोरीन का न्यूक्लियस ले लिया। क्लोरीन में बेटा क्या होता है? कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं? 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन। ओके, तुम सबको पता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बट न्यूक्लियस के अंदर ये 17 के 17 प्रोटॉन एक साथ बहुत ही क्लोज डिस्टेंस पे रहते हैं, राइट? तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ऐसा कौन सा फोर्स लग रहा है जो एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहा है? ओके, तो इस फोर्स को हमने नाम दे दिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आ रहा है? यस सर उसका रीजन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स समझ में आ रहा है? बोलो। सर उसका रीजन ऐसा भी होता है कि मतलब जैसे प्रोटॉन है तो उसके बीच में न्यूट्रॉन आ जाता है, तो रिपेल करने से रोकता है। Sir, बोल सकते हैं, वैसा कुछ भी बोल proton सकते has mass, हैं। so can. यस सर, न्यूट्रॉन आ has जाता है, mass. दो प्रोटॉन के बीच में न्यूट्रॉन आ जाता है ना, तो रिपेल करने से रोकता है। ऐसा मतलब रीजन बताया था। हाँ, ऐसा हम लोग एक सिंपल लेवल पे ऐसा रीजन दे सकते हैं, बट ये रीजन कितना वैलिड है उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते, राइट? सो बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो न्यूक्लियर को बाइंड करके रखता है। ओके, और उस चीज को हमने नाम दिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कोई डाउट? ये समझ में आ रहा सर है? तो सर वो फोर्स कौन सा है जो ये प्रोटॉन्स को मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्ट, मतलब अपने तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है? वो फोर्स का उसी कुछ फोर्स को नाम स्पेसिफिक दिया नेम? है बेटा। हाँ वही तो है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर उसी फोर्स। फोर्स को नाम दिया है। हाँ, उसी फोर्स का नाम दिया है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विच बाइंड्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस। ओके, सो लिखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। ओके, लिख लिया इतना? चैट में मैंने लिखा है, लिख लो।
the strong nuclear force binds proton and neutron in nucleus. लिख लिया। अब ये कितना बड़ा है, ये फोर्स जो है वो बहुत ही नाम में ही लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, राइट। सो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, ओके। सो इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, it is strongest force in the nature, and the strong nuclear force is about 100 times the electromagnetic force in strength. मतलब दो चार्जेस एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं उससे 100 टाइम्स ज्यादा फोर्स ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स लगा सकता है, ओके। लिख लिया। ये चैट बॉक्स में मैं लिखते जा रहा हूँ, वो लिखते जाना। लिख लिया। दो पॉइंट्स लिख लिए। यस ओके, दो पॉइंट्स लिख लिए। ओके, दूसरी चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो था वो डिपेंड करता था कि कितना चार्ज है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रख रहा हूँ, या फिर एक प्रोटॉन और प्रोटॉन ले रहा हूँ, या फिर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन ले रहा हूँ, तो ये तीनों उतना ही फोर्स लगाएंगे, चार्ज से कोई इसका लेना देना नहीं है। समझ में आया? सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, कितना भी चार्ज हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में जितना फोर्स लग रहा है उतना ही दो प्रोटॉन में लगेगा, उतना ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ लगता है। कोई डाउट? ओके, सो लिखो नेक्स्ट लाइन। इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट and acts equally between proton and proton, neutron and neutron, proton and neutron. ओके, चैट बॉक्स में मैंने लिखा है। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला बेटा हम लोग नहीं देखेंगे, ओके। वो बेटा पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आ जाता है। इसका फॉर्मूला, इसके रिलेटेड जितनी भी स्टडीज है वो सारी न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आती है, ओके। और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिला? ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है और प्रोटॉन जो इधर है वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, पर कौन सा फोर्स होगा वो? एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कौन सा फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ, ये दोनों जो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे अट्रैक्शन का, वो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट। सो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? उसका सिंपल रीजन ये है कि ये बहुत ही लिमिटेड फोर्स है, बहुत ही शॉर्ट रेंज का फोर्स है। अगर वो न्यूक्लियस जितने रेंज में लगेगा उतने में ही लगेगा, ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा, ओके। सो लिख लो, इट्स रेंज इज स्मॉल of about a nuclear dimension. Nuclear dimension होता है 10⁻⁻15। So इतनी छोटे डायमेंशन पे ही ये एक्ट करता है। लिख लिया? रेंज बहुत ही छोटी है इसकी, और इसी की वजह से जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल रह रहा है। So it is responsible for stability of nuclei. It is responsible for stability of nuclei. ओके, डन। लिख लिया? लिख लिया? यस। ओके, सो नेक्स्ट अब देखते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, ओके। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही कम देखने को मिलता है, ओके। सिर्फ एक ही फिनोमिना ऐसा है जहां पे ये फोर्स देखने को मिला, और वो फिनोमिना है कुछ बीटा डीके का। अल्फा बीटा नाम सुना हुआ है? अल्फा बीटा गामा ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है, ओके। तो जब भी एक न्यूक्लियस होता है, ओके, ये न्यूक्लियस जो है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन में बनता है तब। क्या बोल रहे हो बेटा? क्या बोल रहे हो?
जब ये एक न्यूट्रॉन जब एक पार्टिकल रिलीज करता है तब वो प्रोटॉन बनता है। नहीं, इसमें क्या होता है बेटा, ये जो न्यूक्लियस है ना, उसमें से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, इसका एक नाम है न्यूट्रिनो। ओके, ये सब एटॉमिक लेवल का फिजिक्स है, इसके ऊपर ज्यादा हम नहीं सोचेंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये क्या है। ओके, बट न्यूक्लियस के अंदर बीटा डीके का मतलब होता है कि न्यूट्रिनो निकलता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है। सो ये इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, ये अनचार्ज पार्टिकल होता है, दिस इज अ नेगेटिव पार्टिकल। अब ये दोनों जब निकलते हैं तब एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट फोर्स इज नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स। आ रहा है समझ में ये? यस सर। तो बीटा डीके में क्या होता है? हाँ बेटा, जो बीटा डीके होता है ना, बीटा डीके एक प्रोसेस है, एक न्यूक्लियर प्रोसेस है जिसका नाम है बीटा डीके। ओके, बीटा डीके का मतलब होता है जैसे अल्फा, बीटा, गामा, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। जैसे तुम लोगों ने बाद में शायद तुम पढ़ोगे कि बेटा कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, वो कैसे बनती है, कोई बता सकता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे लाइट है, वो लाइट कैसे बन रही है, कोई बता सकता है? सर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सर जब इलेक्ट्रॉन ये अपने हाई लेवल से नीचे आता है, वेरी गुड, वेरी गुड, तब वो एक फोटोन रिलीज करता है। यस, देखो बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब बनती है, तो ध्यान से सुनना, मैंने शायद 10th में भी ये पढ़ाया होगा कि चार्ज जब रेस्ट पे होता है, चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो लगाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज अगर एक जगह पे रुका हुआ है तो अपने आसपास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। चार्ज जब मोशन करता है तो क्या बनता है, चार्ज मोशन कर रहा है मतलब करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने से क्या बनता है, मैग्नेटिज्म बनता है। हाँ या ना? तुमने देखा होगा, लास्ट ईयर 10th में पढ़ा था कि एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो चार्ज जब मोशन करते हैं तो मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। इसके बाद चार्ज जब एक्सेलरेट करता है तो क्रिएट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आना, ओके, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब आता है तो कुछ वेव क्रिएट होती है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, सो सिमिलरली एक प्रोसेस है बीटा डीके, और उसके अंदर ये जो प्रोसेस में जो फोर्स मिलता है वो फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, यहाँ तक आज करते हैं, 5 मिनट मैंने शायद ज्यादा भी ले ली। सर ये जो बीटा डीके है, इसमें आपने बोला जो न्यूट्रॉन होता है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर से न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यस। तो सर न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये प्रोसेस को समझने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, राइट? ये न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कहाँ से निकल रहा है, उसको भूल जाओगे। सो वो तब होता है ना जब नया एलिमेंट क्रिएट होता है या फिर रेडियो एक्टिविटीज होती है, तो उन सब के अंदर प्रोसेस है। ये प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, जस्ट इतना समझना है कि कोई प्रोसेस होती है जिसका नाम है बीटा डीके, और उस टाइम पे एक फोर्स लगता है जिसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, आ गया समझ में? यस। ओके, सो आज यहाँ तक करते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी ज्यादा टाइम ले लिया है। कुछ बच्चे तो शायद निकल भी गए क्लास से, बहुत अच्छे बच्चे। हाँ बोलो। ये इलेक्ट्रॉन सर एक्सेलरेटिंग मोशन में है ना, तो सर इसे धीरे-धीरे ये न्यूक्लियस के अंदर जाके नहीं गिर जाना चाहिए? नहीं बेटा, न्यूक्लियस में जाके नहीं गिरेंगे। सर ये एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो धीरे-धीरे तो नहीं एक्सेलरेट कर रहे तो ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ से इधर जाके फिर वो ऑर्बिट में स्टेबल हो जाएगा ना। ये अनस्टेबल था इसलिए नीचे ऑर्बिट में आया, समझ में, इसकी वजह से। ओके चलो, सो यहाँ तक करते हैं। आधे लोग तो चले गए शायद, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास में अब ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, राइट? सिर्फ थोड़ा बहुत कुछ डिस्कशन करना है तो बाकी बचेगा, वरना नेक्स्ट क्लास से अपना असली फिजिक्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यूनिट एंड डायमेंशन हम स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।